धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज यानी दीपावली के करीब 5 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस ने उस बम को फोड़ ही दिया जिसके आधार पर वो कह रहे थे कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं, मैं साबित कर दूंगा दीपावली के बाद। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में उन्होंने कहा कि कुछ देरी हो गई है। ये भी बताया कि बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी लंबी चौड़ी 17 मिनट की बातचीत के दौरान उन्होंने एक के बाद एक खुलासे किए और बताया कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर सलीम पटेल, उसके साथ मिलकर एक शख्स और बताया है सरदार शाह वली खान बताया जा रहा है उसका पूरा नाम। इन सब के साथ मिलकर कैसे नवाब मलिक इन आतंकवादियों से, जो आतंकवाद के आरोपी हैं, जमीनें पहले घिरवाते थे और फिर उन जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद लिया करते थे। लंबा चौड़ा उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि इस आरोप के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी नवाब मलिक ने और करारा जवाब दिया। कहा कि आपसे तो बेहतर मुंडे हैं जिन्होंने खूब लोगों पर दाऊद इब्राहिम से मिले होने के आरोप लगाए। कभी विधानसभा में खड़े होकर वो आरोप लगाते थे, लेकिन वो भी मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जैसे आरोप आपने लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार हूं और मैं घबराता नहीं हूं। और कल सुबह 10 बजे यानी कि बुधवार की सुबह 10 बजे अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। ये तमाम बातचीत हम आपके सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रख चुके हैं, लेकिन वीडियो लंबे लंबे हैं, 30-30, 40-40 मिनट के हैं। तो आपको चीज़ों को देखना, समझना, उसको आसान बनाने के लिए कुछ क्लिप्स हमने निकाल ली हैं। पहले मैं आपके सामने देवेंद्र फडणवीस के आरोप रख रहा हूं, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। मैंने ये घोषणा की थी कि कुछ चीज़ें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा। थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज भी निकल रहे थे, कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दिन पहले ही बुक्ड थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहले मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे, पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया, वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी
और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। ये जो सलीम पटेल है, आपको याद होगा कि स्वर्गीय आर पाटिल जी का एक समय वो कहीं किसी इफ्तार पार्टी में गए और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज़ चलाई थी कि गुनहगार के साथ उनकी फोटो चली। आर पाटिल जी का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पारकर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पारकर इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई। और मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड अगर हम चेक करें और इंटेलिजेंस का भी रिकॉर्ड हम चेक करें तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पारकर, या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। और आप अगर उस समय के न्यूज आइटम्स भी निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो सलीम पटेल है, ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पारकर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। अब ये तो हुई ये दोनों की बात। अब इनका संबंध क्या है? अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में? LBS रोड पर। जिनको LBS रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइज्ड एरिया है। LBS रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं, मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है मरियम भाई, विडो ऑफ गोवा वाला, मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी।
इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन इन्होंने खरीदी, उस समय वहां रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, एलबीएस रोड पर ही आगे है। उसी साल, उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडी रेकनर रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड, कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का, 20 लाख। अच्छा, पेमेंट किसको हुआ है वो भी आपको मैंने दिया है, इसी रजिस्ट्री में वो दिया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्री का पेज नंबर 5 देखेंगे तो, नाही आम्ही तुम्हाला याच्यावर दिलाय ते काय पीडीएफ वर दिली, दिली नसेल मिळाली तर मी येऊन जाईल, पीडीएफ वर दिलाय। 30 lakh. Now this indenture witness that in consideration of sum of 30 lakhs paid on the execution of these presents to the owner as per following particular. Rupees 15 lakh किसको मिले? पार्टी नंबर 1 and 2, लेकिन 1 and 2 को नहीं मिले, उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सलीम पटेल, इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए गए, सलीम पटेल के अकाउंट में। उसका अकाउंट नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है। और फिर अ सम ऑफ 10 लाख पेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू, वो किसको मिले? वो मिले शाह वली खान, वो सरदार खान कहते हैं उनको, सरदार खान को मिले। और इसमें भी आगे अगर आप देखेंगे, पीछे में मैंने सारी चीजें लगाई है, उनके फोटो वोटो सभी है जो खरीद की है। इसमें रिसिप्ट भी लगी हुई है, और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है, और सरदार शाह वली इनकी 5 लाख की, और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन। अच्छा, इसमें भी वो तो एक अलग है, इतने कागजात मेरे पास आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारे कागजात नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री जब करनी थी तो एडजुडिकेशन किया, और एडजुडिकेशन करके उसमें फेक टेनेंट दिखाए। टेनेंट पावर ऑफ अटर्नी में अलग है, और जो रजिस्ट्री है उसमें अलग है, और एक्चुअल जब नक्शा डाला वो भी मेरे पास है, तो उस समय तो बड़ी जगह खाली है वहां पर, वो सारी चीजें। तो ये एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की, और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से।
अब मेरा सवाल ये उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय। ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या यह टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपने टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबई करों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। सुन लिया आपने देवेंद्र फडणवीस ने कैसे बताया कि 3 एकड़ जमीन यानी कि करीब 15 बीघा जमीन बैठती है, औने पौने दाम में महज 20 लाख रुपए में खरीद ली गई। और एक नहीं 5 ऐसी जमीनें वो बता रहे हैं
जिनमें से कह रहे हैं कि 4 के सबूत उनके पास हैं। बड़ा सवाल यहां देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर खड़ा होता है कि वो खुद गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने ये मामलों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, आज तक वो खामोश क्यों बैठे थे। ड्रग वाले मामले में जब नवाब मलिक ने उनकी भूमिका पर, उनकी पत्नी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया और दिखाया कि जयदीप सिंह राणा जो एक ड्रग माफिया है उसके साथ वो फिल्में बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, उसके बाद क्यों खुलासा किया। इसके अलावा दूसरा सवाल खड़ा होता है उन जांच एजेंसियों पर जो हसीना पारकर से पूछताछ कर रही हैं, तमाम तरीके के आरोप उस पर लगा रही हैं, जांच कर रही हैं। उन्हें क्यों नहीं पता चल पाया कि हसीना पारकर ने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो नवाब मलिक को बेच रखी हैं, और नवाब मलिक आखिर क्यों खुले घूम रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि वो इन तमाम दस्तावेज को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देंगे और इसके अलावा शरद पवार को भी भेजेंगे। लेकिन इसके जवाब में नवाब मलिक ने एक एक कर चुन चुनकर जवाब दिया और कहा कि कल सुबह वो हाइड्रोजन बम गिराने जा रहे हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज़ नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। सर, एक सवाल ये है, 2005 में ऐसा आरोप ये है कि 2005 में जब 20 लाख रुपए का फ्लैट आता तो 30 लाख रुपए में इतनी सारी जमीन कैसे आपने ली? ये हाँ, झोपड़पट्टी है, आप जाके देख लें। वहाँ पे 140 फ्लैट बने हुए हैं, आप जाके देख लें। वो मदीनतुल आमान जो सोसाइटी है वो डीम कन्वेंस का मुकदमा डीडीआर के कार्यालय में चला। उन्हें हम कार आउट करके हमारी जो गोडाउन है उसका रास्ता छोड़ के उन्हें हम मालकी हक पे देने के लिए तैयार थे। मदीनतुल आमान के जो सोसाइटी के लोग हैं, वो जो गोडाउन हमारा है, हमारी मालकी का है, हमारा किराए का पहले था, या जो आगे हमारी दुकानें हैं वो सब हमारी संपत्ति है, इस तरह का उन्होंने विवाद किया। उसका भी ऑर्डर डीडीआर के कार्यालय से 2019 में ही हो गया है। ये ज़मीन 3 लाख फुट नहीं, इस ज़मीन पे ऑलरेडी 140 मकान बने हुए हैं। इस ज़मीन के अधिकांश हिस्से पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। उसमें जो गोडाउन का पोर्शन है या आगे की एक छोटी सी 8 दुकान 8 मकान की इमारत है, उतनी ही अभी चीज़ें हैं। उसमें भी 6 दुकानें हमारे पास हैं, जो पहले से 4 दुकानें थी। बाद में एक शराब खाना हमने खाली करा के लिया। उसके बाद 2 किराएदार जो पहले मंजिले में रहते थे उन्होंने भी टेनेंसी सरेंडर की, वो भी हम लोगों ने ली है। और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी चीज़ें हमने की। लेकिन देवेंद्र जी, कोई भी नेता आप सीधे बम ब्लास्ट, दाऊद, इस तरह से नाम जोड़ के आप मेरी प्रतिमा मलिन करने का काम कर रहे हैं। आपने कल भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है।
आरोप लगा के आप माफ़ी नहीं मांगते। उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। मैं हसीना पारकर को जानता नहीं, ना मैं किसी गैंग वार वाले का किसका क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता। सलीम पटेल एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी जो गोवा वाले परिवार के थे, उन्होंने गोवा वाले परिवार के लोगों ने हमें उनके जरिए ही आप ये रजिस्ट्री करके लो, मालकी हक, किराएदार हम पहले से थे और मालकाना हक हमने लिया है। जो एक कहानी रचने की काम की जा रही है, हमें लगता है जांच कोई भी एजेंसी कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं। लेकिन कल सुबह 10 बजे जो हम बताएंगे, शायद उसका इंतजार देवेंद्र जी को होना चाहिए। सुन लिया आपने नवाब मलिक को, एक एक कर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। पत्रकारों ने तमाम सवाल पूछे हैं, हमने पत्रकारों के सवाल भी एडिट करके नहीं लगाए हैं। वक्त ज़्यादा नहीं होता है आप लोगों के पास भी, हम लोगों ने तमाम चीज़ों को समेट के रखने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई जो शुरू हुई थी ड्रग्स के मामले को लेकर, जो बाद में पहुंच गई थी अवैध उगाई को लेकर, जो फिर आ गई थी समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी और तमाम चीज़ों को लेकर, जो आ गई थी एनसीबी की विजिलेंस टीम को लेकर, जो आ गई थी 2-2 एसआईटी बनने को लेकर, तमाम चीज़ें पीछे चली गई हैं। लग रहा है कि अब वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। सुबह जुड़िएगा धाकड़ खबर के साथ, लाइव रखेंगे आपके सामने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहते हैं नवाब मलिक, और उसके बाद भाजपा की तरफ से या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया दी जाती है। फिलहाल यहीं रुकते हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।